हेलो एवरीवन। सो होटल सेक्टर को डिस्कस करने के बाद अब जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं इस इंडस्ट्री से, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन होटल कंपनी को। इस सेक्टर का एक तरीके से किंग आप बोल सकते हो इस कंपनी को। सबसे बड़ी कंपनी है लिस्टेड स्पेस के अंदर। रेवेन्यू बेस, मार्जिन वगैरह कंपनी ने जो स्केल अप किया है लास्ट कुछ ईयर्स में, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई, अभी तक की जर्नी क्या है, रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है कंपनी का, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बिजनेस के, एंड वैल्यूएशन वगैरह सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये जो कंपनी है इंडियन होटल, ये स्टार्ट कैसे हुई? तो 1900 के आसपास जो टाटा ग्रुप के फाउंडर है ना, जमशेदजी टाटा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जो आपके पैलेसेस वगैरह हैं, 5 स्टार होटल्स वगैरह हैं, उनमें इंडियंस को अलाउ नहीं है, सिर्फ जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अलाउड है। एंड एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा इंडियंस के अगेंस्ट में। वहां पे उनके माइंड में आया कि एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा मतलब होटल या पैलेस वगैरह हमको क्रिएट करना चाहिए जो सिर्फ इंडिया के लिए हो, इंडियंस के लिए हो। एंड वहां पे उन्होंने वो जो मुंबई में आप देखते हो ताज पैलेस, उसको उन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट किया। 16 दिसंबर 1903 के आसपास इसका उस होटल को इन्होंने स्टार्ट किया, ये कंपनी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद 40-50 ईयर्स तक आप देखोगे तो एज अ बिजनेस कुछ बड़ा अचीव किया नहीं था इस कंपनी ने। मतलब ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ, ब्रांड बिल्डिंग ज्यादा कुछ हुई नहीं थी, कंपनी लॉस में थी 40-50 ईयर्स स्टार्ट होने के बाद भी। इनफैक्ट बीच में ये भी कंसिडर किया जा रहा था कि इस कंपनी को, जो हिल्टन है, उसको सेल कर दिया जाए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड कुछ स्केलअप वगैरह खास हुआ नहीं था। देन वहां पे जिनको इंडियन होटल इंडस्ट्री का एक तरीके से जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, सिस्टम्स वगैरह देखते हो, स्टैंडर्डाइजेशन जो हम देखते हैं इंडियन होटल्स के अंदर आज के टाइम पे, उसका जो फाउंडेशन जिन्होंने रखा, अजीत केरकर जी, उन्होंने ये इस कंपनी को, इंडियन होटल कंपनी को, मतलब लीड करना स्टार्ट किया 60, 70, 80, ये पूरा 20-25 ईयर्स का पीरियड अगर आप देखोगे, उनकी लीडरशिप में ये पूरी कंपनी इवॉल्व हुई। मतलब लॉस से प्रॉफिट में आई। हर एक होटल में कैसे सर्विस लेवल मैनेज किया जाए, अगर आपके 1 से 10 होटल्स हो चुके हैं तो सब में सेम लेवल ऑफ सर्विस आप कैसे डिलीवर कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। फिर एक्सपेंशन पे उन्होंने फोकस किया, जैसे आपके जयपुर के जो पैलेसेस, फोर्ट वगैरह थे, उदयपुर के जो फोर्ट पैलेसेस थे, चेन्नई हो गया, इन सारे सिटीज़ में उनके साथ में कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे एक्सपेंशन स्टार्ट किया। तो ये सारा काम उनकी लीडरशिप में हुआ एंड ये पूरी कंपनी वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट हुई। आज अगर हम देखते हैं इंडियन होटल को, तो मेनली तो इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है ताज, उसकी वजह से ही जाना जाता है। रेवेन्यू भी आप देखोगे तो 70-80% कंपनी का सिर्फ उसी होटल से, ताज होटल से इनका रेवेन्यू आता है। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में, इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में, कंपनी ने काफी सारे ब्रांड्स क्रिएट करे हैं होटल्स के अंदर, रिजॉर्ट्स के अंदर, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर काफी सारे नए नए ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च करे हैं और उनका रेवेन्यू शेयर भी धीरे धीरे जो है वो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो जैसे आज आप देखोगे तो मल्टीपल ब्रांड्स है कंपनी के पास में। ताज तो जो है वो आपका ऑफकोर्स लग्जरी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा कंपनी का फोकस है, टारगेट है कि हर एक सेगमेंट के लिए ना एक स्पेसिफिक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। जैसे सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो इसमें कंपनी के मल्टीपल थीम तरीके के होटल रिजॉर्ट होते हैं। जैसे किसी को बीच पे जाना है या कोई अगर कहीं सिटी में विजिट कर रहा है, मतलब पॉपुलर सिटी के अंदर विजिट कर रहा है, वहां पे उसको होटल रिजॉर्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर सकता है। इसमें गेटवे हो गया जो आपका मीडियम से लेकर के प्रीमियम वाली कैटेगरी में आता है। फिर विवांता इनका ब्रांड है जो अपस्केल वाली कैटेगरी में आता है। ट्री ऑफ लाइफ एक रिजॉर्ट टाइप ऑफ ब्रांड है कंपनी का। जिंजर में कंपनी मास को केटर करती है, मिड स्केल होटल है इसके अंदर कंपनी के। इसके अलावा एक और आमा होम स्टे करके कंपनी का ब्रांड है जहां पे कंपनी होम स्टेज वगैरह बनाती है। और फिर एक इनका रेस्टोरेंट का भी पॉपुलर ब्रांड है क्यूमिन, जो काफी फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है। तो ये सारा एक्सपेंशन, नए नए ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च करे हैं पिछले कुछ सालों में। टारगेट मेन क्या है इनकी इनकी मैनेजमेंट का, कि होटल में अगर एक कंपनी को ग्रो करना है, बड़े लेवल पे ग्रो करना है, इंडिया के अंदर पैन इंडिया प्लेयर बनना है, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस नहीं कर सकते। जैसे पहले हम सिर्फ ताज लग्जरी पे फोकस करते थे, उसके अलावा हमको ये सारे ब्रांड्स क्रिएट करने पड़ेंगे और स्केल अप करना पड़ेगा उनको काफी फास्ट, अगर हमको एक पैन इंडिया प्लेयर बनना है होटल इंडस्ट्री के अंदर। और ये माइंडसेट इसको ज्यादा हेल्प कहां से हो रहा है, जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया, सेक्टर एनालिसिस में हमने समझा कि पिछले एटलीस्ट आप 4-5 ईयर्स में देखोगे ना, तो जितनी भी होटल कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रही हैं अपना एक्सपेंशन के लिए। जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को जब आप देखते हो, मैरियट वगैरह को, तो उन्होंने भी यही किया है कि कंपनी खुद वो प्रॉपर्टी ओन नहीं करती है, प्रॉपर्टी किसी और की होती है, लेकिन आप उसको मैनेज करते हो, आप उसको आगे फ्रेंचाइजी पे भी दे सकते हो और वहां से आप मैनेजमेंट फी अर्न करते हो। सेम इस तरीके का मॉडल भी ये ताज वगैरह या आईटीसी वगैरह को आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में ये भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप आई थिंक कुछ टाइम पहले तक देखोगे, 80-90% इनके जो प्रॉपर्टीज होते थे इंडियन होटल के, ये कंपनी खुद ओन करती थी। आज आप देखोगे तो 50 से 60% जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंपनी मैनेज वाले मॉडल के अंदर करती है, यानी वहां से मैनेजमेंट फी आता है इनको। और उसी की वजह से इतना फास्ट स्केलअप हम देख रहे हैं इनके इतने सारे ब्रांड्स के अंदर। प्लस एक और चीज क्या हुई है, मतलब एक तो है कि आप फोकस कर रहे हो कि हमको मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर केटर करना है, अलग अलग कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हमको ब्रांड बनाना है। दूसरा एक और चीज जिसकी वजह से, मतलब जिसने ये सारा शिफ्ट ड्राइव किया है इन सारे कंपनीज के लिए, वो है पोस्ट कोविड जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हुआ है।
आई मीन कोविड से पहले जो मेंटालिटी थी इंडिया में, सिर्फ होटल में नहीं, आप किसी भी सेक्टर किसी भी सेगमेंट के अंदर देखोगे सेम मेंटालिटी थी। सेविंग मेंटालिटी हमारी ज्यादा थी कि मतलब एक होता था ना कि जो भी आपकी इनकम है सेविंग पे पहले फोकस होता था, और जो भी अननेसेसरी चीजें होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो भी आपकी एस्पिरेशनल चीजें हैं उन पे लोग बहुत कम खर्चा करते थे। बट कोविड में लोगों को ये चीज रियलाइज हुई है। आई मीन अगेन, अब सही है गलत है इस पे एक अलग से डिबेट हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट आप देखोगे लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, और ये हर एक ब्रांड में हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा विजिबल है कि लोग जो है ना वो अब फोकस कर रहे हैं कि हमको बेस्ट के लिए जाना है। मतलब मार्केट में जो थर्ड बेस्ट फोर्थ बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है हमको उसको लेकर के सेटिस्फाई नहीं होना है। जो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए मतलब पहले सिर्फ एस्पिरेशन होता था, अब लोग उसके लिए स्पेंड कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी सेगमेंट में देखो, फुटवेयर में देख लो या फिर एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर देख लो, ऑटो में देख लो, कार्स वगैरह की जो आप सेल देखते हो, बाइक्स की सेल्स अगर आप देख लो, इन सब में आपको ये क्लियरली ट्रेंड जो है वो विजिबल है कि लोग जो है वो प्रीमियम चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस पे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। एक एक इवेंट के लिए आप देखोगे जहां पे लाखों में टिकटें होती हैं एंड लोग उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनफैक्ट कहीं आप अगर बैंकर्स से सुनोगे, उनका कॉन कॉल वगैरह देखोगे तो उनकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि लोग ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए लोग लोन वगैरह ले रहे हैं। तो आज के टाइम पे कंज्यूमर का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है कि मतलब आपको वो सेविंग मेंटालिटी नहीं है कि 30 साल तक 40 साल तक आपने सेव किया उसके बाद आप लाइफ को एंजॉय करोगे। आजकल जो मेंटालिटी है लोगों की वो यही है कि आप अर्न करो एंड अभी आप लाइफ को एंजॉय करो, साथ में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके उसको आप अभी अभी उन सब में इन्वेस्ट करो। तो वो इनको काफी ज्यादा मतलब हेल्प कर रहा है ये सारी चीजों में, कि इसीलिए आप देख रहे हो हर एक होटल कंपनी जो है वो उस डिमांड को कैटर करने के लिए उनके बजट के आसपास ब्रांडेड होटल जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। लेमन ट्री एक और अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने तो फोकस ही अपना रखा है कि टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर हमको एक्सपैंड करना है, क्योंकि वहां पे जो आपके अनब्रांडेड प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा है एंड जो कंज्यूमर है वो चाहता है ब्रांडेड प्लेयर्स के पास जाना, लेकिन बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर आप उसके बजट के अकॉर्डिंग कोई, जैसे इंडियन होटल ये जिंजर को एक्सपैंड कर रही है उन सिटीज के अंदर, उसी तरह लेमन ट्री का स्पेसिफिक फोकस है सिर्फ टियर 2 टियर 3 सिटी में, तो वहां से वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। एंड जैसे हमने वो डेटा भी देखा था कि वैसे तो ब्रांडेड प्लेयर्स की प्रेजेंस इंडिया में मोर देन 330 सिटीज के अंदर है, पर उनमें से सिर्फ 18 ऐसे सिटीज हैं जहां पे टोटल रूम इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो वो 2000 या उससे भी ज्यादा है। तो सप्लाई डिमांड का मिसमैच बहुत ज्यादा है एंड इसीलिए कंपनी उन सारे एरियाज पे फोकस करी है ग्रो करने को। तो ये इनका पूरा एक्सपेंशन स्टोरी रहा है। अब देखते हैं कि अभी इस Q2 में किस तरीके की परफॉर्मेंस आई है कंपनी की। सबसे पहले होटल्स की अगर हम बात करें तो 46 न्यू होटल्स इन्होंने साइन करे हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, एंड उनमें से ओपन कितने करे हैं, 26 न्यू होटल्स कंपनी ने ओपन कर लिए हैं। देन जिंजर के लिए एक इनका डील हो रहा है क्लार्क्स के साथ में, तो ये जब डील कंप्लीट हो जाएगी तो जिंजर का पोर्टफोलियो आई थिंक 240 से ज्यादा हो जाएगा। अभी तो 108 होटल्स हैं, 240 से ज्यादा जिंजर के होटल्स हो जाएंगे। और इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि मिड स्केल वाली कैटेगरी में ना जिंजर हमारा इंडिया में सबसे बड़ा होटल बन जाएगा इस डील के कंप्लीट होने के बाद। देन इनका रेनोवेशन का काफ़ी ज़्यादा काम चला फर्स्ट हाफ के अंदर, स्पेशली ताज के जो कुछ होटल्स वगैरह थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन का काम चला, तो तब आपका जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। सिर्फ उस फ्लोर पे नहीं जिस फ्लोर पे रेनोवेशन हो रहा है, बल्कि आपका वो जो उसके ऊपर जो फ्लोर है, उसके नीचे जो फ्लोर है, वो भी उनमें भी ऑपरेशनल एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब आप नंबर्स भी देखोगे उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। प्लस कुछ हेडविंड्स भी थे फर्स्ट हाफ के अंदर, जैसे आप देखोगे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ, लैंडस्लाइड्स हुआ, तो उस टाइम पे लोग वैसे भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। प्लस लास्ट ईयर आपकी वेडिंग डेट ज़्यादा थी Q2 में, तो एक बेस इफेक्ट का भी फैक्टर था। फिर एयर ट्रैवल काफ़ी स्लो हुआ मानसून वगैरह की वजह से, प्लस वो जो वो जो इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह प्लेन का, उसकी वजह से भी शॉर्ट टर्म में जो लोग जो जिनका ट्रैवलिंग का प्लान होता है उस प्लान को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। एंड साथ में आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन भी रहा, टैरिफ वगैरह इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये सारी चीजें भी चल रही थी जहां से बिजनेस ट्रैवल भी आपका इंपैक्ट हुआ। बट इसके बाद भी अगर Q2 में आप देखोगे तो 12% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपने टॉप लाइन के अंदर रेवेन्यू में। अब इनका बेस बहुत बड़ा है, लगभग 8,000-9,000 करोड़ का कंपनी साल का पूरा रेवेन्यू बनाती है, तो इतने बड़े बेस पे 12% का ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है। इनफैक्ट पूरा फर्स्ट हाफ अगर हम देखेंगे तो 20-22% के आसपास की ग्रोथ आई है कंपनी की। तो इंडियन होटल को ना आप इस इंडस्ट्री का टाइटन बोल सकते हो। जैसे ज्वेलरी में हम देखते हैं ना, टाइटन इतने बड़े बेस पे 20-25% से आराम से ग्रो कर रहा है, सेम वही स्टोरी इस कंपनी के साथ में भी है। मार्जिन वगैरह भी इंप्रूव हुए हैं, पैट का भी 15% का ग्रोथ है। पैट में अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से तो आपको बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर कंपनी का एक वन ऑफ गेन हुआ था अराउंड 307 करोड़ का, तो उसको एडजस्ट करके अगर हम देखें तो 15% के आसपास की ग्रोथ है। फिर इनका एक ना ये एयर केटरिंग का भी बिजनेस है, आई थिंक सिंगापुर की कोई कंपनी है एसएटी सैट्स करके, ताज सैट्स करके इनका एक ब्रांड है। तो इसमें कंपनी क्या करती है कि जो आपके एरोप्लेन वगैरह होते हैं वहां पे केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वहां से भी रेवेन्यू आता है, लेकिन मेन तो रेवेन्यू ऑफकोर्स आपका होटल और F&B वाले बिजनेस से आता है।
पूरा फर्स्ट हाफ जैसे हमने डिस्कस किया 21% की ग्रोथ है एंड ओवरऑल मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रही है कंपनी की। फिर मैनेजमेंट फी 21% से इंक्रीज हुआ है और ये आपको क्या दिखा रहा है कि इंक्रीमेंटली ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है इनकी वो इसी मॉडल के अंदर आ रही है। मैनेजमेंट फी यानी कि प्रॉपर्टी ओन कोई और करता है, मैं उसको मैनेज करता हूं तो मुझे उसका रेवेन्यू शेयरिंग मिलता है, तो उसमें भी 21% की ग्रोथ है। देन इनकी जितने भी न्यू ब्रांड्स हैं, जिंजर हो गया, आमा स्टे हो गया, ट्री ऑफ लाइफ है, क्यूमीन है, इसमें 22% की ग्रोथ है फर्स्ट हाफ में, प्लस सेकंड हाफ के लिए मैनेजमेंट काफी बुलिश है इनकी ग्रोथ को लेकर के। आमा होम स्टे वाला जो है इनका, ये आई थिंक 3-6 महीने पहले तक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब ये वापस से ट्रैक पे आ गया, इसमें भी एक्सपेंशन वगैरह अच्छा चल रहा है कंपनी का। देन ये सारी न्यू प्रॉपर्टीज कंपनी ने लॉन्च करी है, जैसे जिंजर का आप देखोगे देहरादून के अंदर, देहरादून हमने कल भी डिस्कस किया, उन कुछ सिटीज में है जहां पे आपको परसेंटेज टर्म्स में काफी हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा सप्लाई में। ईयर ऑन ईयर 25-30% के रेट से लगभग वहां पे इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग बेस काफी छोटा है। फिर एकता नगर हुआ, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी का कुछ प्रेजेंस वगैरह है, जर्मनी में भी कंपनी ने ओपन कर रही है वहां पे। देन इंडिया में और आप देखोगे लक्षद्वीप है, रांची है, इन सारे सिटीज में कंपनी एक्सपैंड कर रही है जहां पे एग्जिस्टिंग ब्रांडेड प्लेयर्स की जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है। देन रिटर्न रेशियो की जैसे हमने बात करी, तो पहले तो सिंगल डिजिट में होता था, अब कंपनी का मिड से हाई टीन की तरफ रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं। सप्लाई डिमांड में आप देखोगे मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है कि सप्लाई काफी बढ़ रही है, हर एक होटल एक्सपैंड कर रहा है, तो कल को चल के डिमांड कम हो सकती है, ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन अभी तक का जो डेटा है, जैसे हमने कल भी देखा था, तो डेटा यही बता रहा है कि डिमांड अभी भी सप्लाई से ज्यादा है। सप्लाई ग्रो करी है 8% से फर्स्ट हाफ में, ओवरऑल डिमांड आपका 10% से ग्रो किया है। कुछ जरूर ऐसे स्पेसिफिक आपको सिटी दिखेंगे, एरिया दिखेंगे जहां पे सप्लाई ज्यादा फास्ट रेट से ग्रो कर रही है 15, 20, 25% से, लेकिन हमने वो स्लाइड में देखा था ना अच्छे से कि उनकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री बहुत कम है, उनका बेस बहुत छोटा है। तो बेस एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, सप्लाई ग्रोथ की बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री का सप्लाई देखोगे तो अभी भी 8% से ग्रो कर रहा है, एंड अगर हम मीडियम टर्म का आउटलुक लें नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का, तब एक्सपेक्टेड है कि आपका 5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिलेगा, 7-8% का ग्रोथ देखने को मिलेगा सप्लाई के अंदर। देन सेकंड हाफ के लिए मैनेजमेंट काफी बुलिश है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं सेकंड हाफ के लिए भी, और उसके लीवर्स क्या क्या हैं। एक तो इनके खुद 18 होटल्स जो हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे सेकंड हाफ में, फिर जो क्लार्क्स के साथ में इनका डील चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगी, वहां से आपको नया रेवेन्यू एडिशन मिलेगा, प्लस रेनोवेशन जो कंपनी के होटल्स में चल रहा था वो कंप्लीट होगा, और जब भी आपकी प्रॉपर्टी रेनोवेट हो जाती है तब उसका जो ARR है ना, एवरेज रूम रेट, वो आप इंक्रीज कर पाते हो, वो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, तो वहां से भी आपका और रेवेन्यू एडिशन होगा। फिर इवेंट्स काफी ज्यादा हैं, जैसे आप देखोगे हाई प्रोफाइल माइस इवेंट्स हैं। माइस बेसिकली क्या होता है ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में, माइस का फुल फॉर्म हो गया आपका मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन या इवेंट वगैरह। सो मीटिंग जैसे आपके कॉर्पोरेट की इवेंट, काफी सारी मीटिंग होगी सेकंड हाफ के अंदर, गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती है, तो उसमें आपको होटल में अच्छा खासा बिजनेस आता है। देन इंसेंटिव हो गया, मतलब जैसे कॉर्पोरेट्स के जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए वो मतलब ट्रैवल पैकेज वगैरह देती है, तो वहां पे अगेन होटल को बिजनेस आता है। फिर कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होते हैं आपके, गवर्नमेंट के कॉन्फ्रेंस होते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुआ था, IT के लिए कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे कोई कॉन्फ्रेंस होता है गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट्स के भी और इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, वहां से भी होटल का बिजनेस आता है। इवेंट्स या एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं आपके, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, वहां से भी अच्छा फुटफॉल आता है। तो ये सारी चीजें सेकंड हाफ में काफी अच्छी पाइपलाइन है इनकी। तो एक और चीज है कि इनमें जब भी ये हाई प्रोफाइल लोग जब विजिट करते हैं बाहर से या फिर विद इन इंडिया, तो आप देखोगे जो ब्रांडेड प्लेयर्स है ना, जैसे ताज हो गया या ITC हो गया, इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो इनके पास में वहां पे एक एज रहता है, तो इसलिए कंपनी कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर के। देन वेडिंग सीजन अगेन आपका सेकंड हाफ में इस साल लास्ट ईयर के सेकंड हाफ से ज्यादा है। वेडिंग डेट्स अगर आप देखोगे, जैसे Q2 में कम था इस साल लास्ट ईयर के Q2 में, Q3 Q4 में ज्यादा है लास्ट ईयर के Q3 Q4 से, तो वहां से भी आपको रेवेन्यू आएगा। और बाकी फिर आपका वो जो डोमेस्टिक फ्लाइट थोड़ी बहुत जो मतलब इफेक्ट हुई थी फर्स्ट हाफ के अंदर, वो भी नॉर्मलाइज होगी सेकंड हाफ में, तो उससे भी ग्रोथ में कंपनी को हेल्प मिलेगा। ये सारे इवेंट्स हैं जो आपके सेकंड हाफ के अंदर हैं। AI समिट होगा, T20 वर्ल्ड कप हमने कल भी डिस्कस किया था, जैसे 2 साल पहले आप देखो इंडिया में ODI वर्ल्ड कप हुआ था, IPL जब होता है, इस तरीके के जब भी इवेंट्स होते हैं तो आपकी जो फ्लो है होटल्स वगैरह का काफी बढ़ जाता है, फ्लाइट्स का फ्लो काफी बढ़ जाता है, तो ये रेवेन्यू ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। देन रेवेन्यू मिक्स अगर हम इनका देखें तो 50-55% रेवेन्यू कंपनी का रूम से आता है, रूम बिजनेस से। फूड एंड बेवरेजेस से लगभग 30 से 35% आता है। देन जो एडिशनल सर्विसेज होते हैं, स्पा वगैरह और कुछ इवेंट वगैरह आप मैनेज करते हो, तो वहां से 7-8% रेवेन्यू आता है, और बाकी का 6-7% कंपनी का मैनेजमेंट फी से आता है, जो दूसरों के होटल्स कंपनी मैनेज करती है, ओन कोई और करता है, वहां से जो फी इनकम आती है वो 6-7% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है कंपनी का। मतलब फर्स्ट हाफ टेलविंड्स वाइज आप देखोगे तो इतना अच्छा नहीं था, चैलेंजेस थे, लेकिन फिर भी कंपनी ने अच्छा किया। 20-21% का ग्रोथ था,
एंड साथ में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मेंटेन रखी है। अब कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने क्या मेन आउटलुक दिया है आने वाले क्वार्टर्स का, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक तो इनका Q3 के लिए कहना है कि बुकिंग्स वगैरह काफी स्ट्रांग है। वेडिंग सीजन जैसे हमने डिस्कस किया उसकी वजह से बुकिंग्स फुल चल रही है कंपनी की। रेफपार ग्रोथ ये फुल ईयर के लिए 10% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 10% 12% अगर आपका रेफपार रहेगा, प्लस साथ में आपका F&B का बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट फी हो गया, तो आई मीन फुल ईयर बेसिस पे बहुत आराम से मिड से हाई टीन के लेवल पे कंपनी रेवेन्यू ग्रो कर सकती है। देन जैसे हमने ये डिस्कस किया, क्लार्क की डील जब इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो जिंजर ब्रांड आपका मिड स्केल कैटेगरी में सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा इंडिया के अंदर। सो वो भी एक्सपेक्टेड है सेकंड हाफ तक कंप्लीट हो जाएगा। रेनोवेशन कंपनी कह रही है, जैसे दिल्ली में ही आप देखोगे 150 रूम्स थे हमारे ताज पैलेस में, जिनमें लास्ट 6-7 मंथ से रेनोवेशन चल रहा था। तो अभी ऑलमोस्ट 80-90% जो रेनोवेशन का काम था जिन जिन प्रॉपर्टीज के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो आपके सेकंड हाफ में बिल्कुल अवेलेबल है, वहां पे आपका आई मीन रूम वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा, गेस्ट वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस कंपनी कह रही है उनमें 12 से 15% का एडीआर इंक्रीज कर सकते हैं हम। एडीआर मतलब वही एवरेज डेली रेट हो गया, एआरआर का बिल्कुल वही सेम मतलब है। तो कंपनी 12 से 15% का प्राइस अपटेक एक्सपेक्ट कर रही है वो सारे रेनोवेटेड होटल्स के अंदर। कंपटीशन इंटेंसिटी पे कंपनी कहना है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत आई मीन इस इंडस्ट्री में हमेशा से रही है, लेकिन अगर आप इनका बैलेंस शीट देखोगे तो काफी स्ट्रांग है। आई मीन इस कंपनी का अगर आप कोविड के टाइम पे या प्री कोविड भी देखोगे ना, तो 2200 करोड़ का डेट होता था कंपनी के बैलेंस शीट पे। आज आप देखोगे तो लगभग 3000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास में। तो इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट हुई है लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, और एक्सपेंशन भी हुआ है। ऐसा नहीं कि बिजनेस ने ग्रो नहीं किया, रेवेन्यू तो आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो गया है अगर हम प्री कोविड का बेस लेके चले। पोस्ट कोविड आप देखोगे लास्ट 4 ईयर्स में तो कंपनी ने लगभग 5 to 6 टाइम अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, जबकि फिक्स एसेट नहीं ग्रो किया है। फिक्स एसेट आई थिंक सिर्फ 7-8% से ग्रो किया है कंपनी का। तो वही जो स्ट्रैटेजी रही है होटल कंपनीज की, एसेट लाइट मॉडल, वहीं से ये सारा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। तो कंपनी कह रही है जब आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट होती है ना, तो आई मीन कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग मूव करते हैं, ना कि आपको कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग मूव करना पड़े। क्योंकि इतने कैश के साथ में एट विल कंपनी को जो भी आई मीन इनका प्रेफरेंस हो, जो भी मोड ऑफ प्रेफरेंस हो, उसके अकॉर्डिंग कंपनी एक्सपैंड कर सकती है। इनको अगर कोई अच्छी डील मिलती है तो कंपनी एक्विजिशन कर सकती है किसी और होटल का। अगर कोई ब्रांड इनको लगता है उसके साथ में कंपनी जॉइंट वेंचर कर सकती है, या फिर अगर इनको लगता है कोई ऐसा स्पेस है मार्केट में जहां पे सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन डिमांड अच्छी है, तो एक नया ब्रांड वहां पे क्रिएट कर सकती है कंपनी, जैसे इन्होंने पिछले कुछ सालों में किया। तो वही कंपनी कह रही है आई मीन हमारा बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, जो हमको एनेबल करता है कि हम एक्सपेंशन अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी तो ओवरऑल हाँ, कैपेक्स का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है। पूरे साल का 1000 से 1200 करोड़ का कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है FY26 में। फर्स्ट हाफ में आई थिंक 400 से 500 करोड़ का कैपेक्स किया है। सेकंड FY27 के लिए भी सेम गाइडेंस है, 1000 से 1200 करोड़ का। और आई मीन बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, कंपनी इसको काफी आराम से खुद मैनेज कर सकती है। डेट वगैरह का कोई अभी कंपनी को नीड इसके लिए है नहीं। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था। नंबर्स ठीक ठाक है, थोड़े बहुत हेडविंड्स थे, फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस है। सेकंड हाफ के लिए आउटलुक काफी अच्छा है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। तो ओवरऑल तो अच्छी परफॉर्मेंस है। वेल अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इतना इंटरेस्ट अभी नहीं बनता, एंड उसका मेन रीजन है वैल्यूएशन। लाइक पी आप देखोगे तो 62-65 के आसपास का स्टॉक का पी है। EV टू बिटा भी अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो भी लगभग 32-33 का है। इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट डबल वैल्यूएशन पे ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। बट आई मीन इस स्टॉक को हमेशा ये प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। आप जैसे वो टाइटन को देखते हो ना ज्वेलरी इंडस्ट्री में, हमेशा बाकी प्लेयर से बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। 80-90 का पी, 100 का पी, सेम इस स्टॉक के साथ में भी रहेगा। क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन को हटा दो और कॉमन सेंसिकली सोचो एज एन इन्वेस्टर कि अगर आपके पास में एक होटल बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपके पास में इस तरीके की कंपनी है, ताज जैसा ब्रांड है जिसके पास में टाटा ग्रुप की कंपनी है, और बाकी ऑप्शंस आपको दिए जाए, बाकी होटल कंपनीज दिए जाए, वैल्यूएशन को अगर हम एक साइड के एक टाइम के लिए पिक्चर से हटा दें, तो आई मीन कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इस तरीके के कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा। तो वो प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा इसके साथ में रहेगा। तो वैल्यूएशन ऑफ कोर्स कंफर्टेबल नहीं है। बाकी और भी ब्रांड्स हैं इस इंडस्ट्री में, कुछ अच्छे प्रॉक्सीज भी हैं जिनके थ्रू ये पूरे ट्रैवल और ये जो टूरिज्म थीम है इसको प्ले किया जा सकता है, उनको भी डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।